सीजन 5 की शुरुआत होती है जब तांजीरो ने अकाजा की गर्दन को काट दिया था। अकाजा को यकीन नहीं होता कि उसकी गर्दन कट चुकी है और वो अपनी हार को मानने के लिए तैयार नहीं था। वो अपने सिर को पकड़कर जोड़ने की कोशिश करता है। ग्यू जब ये देखता है कि अकाजा अपने सिर को जोड़ने की कोशिश कर रहा है, वो अपनी टूटी हुई शॉट उसकी तरफ फेंक कर मारता है। उसकी शॉट उसके सिर में जाकर लगती है, जिससे उसका सिर उसकी बॉडी से अलग होकर नीचे गिर जाता है और गायब हो जाता है। तांजीरो ग्यू दोनों सोचते हैं कि उन्होंने अकाजा को हरा दिया। तभी ग्यू नोटिस करता है कि अकाजा का सिर तो गायब हो गया, पर उसकी बॉडी अभी भी खड़ी है। तभी अकाजा कंपास नेडल का यूज करता है और अपने सिर को भी रीजनरेट करने लगता है। इस टाइम पर अकाजा बहुत पावरफुल हो चुका था। कहीं ना कहीं उसकी कमजोरी अब सिर्फ सनलाइट थी, क्योंकि गर्दन को काटने पर वो उसे रीजनरेट करने लगा था। वो तांजीरो को एक किक मार के दीवार में घुसेड़ देता है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी ग्यू आकर वाटर ब्रीथिंग की फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल करता है और अकाजा पर एक कट लगाता है और अकाजा की रीजनरेशन पावर भी बढ़ चुकी थी। वो कट बहुत जल्दी हील हो जाता है। फिर अकाजा ग्यू पर हमला करके उसे अधमरा कर देता है और फिर दोबारा तांजीरो को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर ग्यू खड़ा होकर कहता है, मैं अभी भी जिंदा हूँ। अगर तुम्हें तांजीरो को मारना है तो सबसे पहले तुम्हें मुझे मारना होगा। तभी अकाजा के सामने कोई इंसान आ जाता है जो उसे मार्शल आर्ट्स के बारे में बताता है। अकाजा को समझ में नहीं आता कि वो इंसान कौन है। अकाजा ग्यू को मारने के लिए जैसे आगे बढ़ता है, तभी उसका हाथ पीछे से कोई लड़की पकड़ लेती है जो कहती है, हाकुजी अब बहुत हुआ। अब चैप्टर 154 की शुरुआत होती है, जहाँ ग्यू बहुत ज्यादा थक चुका था। उसके अंदर बिल्कुल भी पावर नहीं बची थी। फिर भी वो तांजीरो को बचाने के लिए खुद को मोटिवेट करता है और कहता है, जैसे साबितो और मेरी बहन ने मुझे बचाया था, वैसे ही मैं तांजीरो को बचाऊंगा। यहाँ जिस लड़की ने अकाजा का हाथ पकड़ा हुआ था, वो अकाजा से कहती है, अब बहुत हुआ, ये सब रोक दो और इस जगह को छोड़ दो। पर अकाजा उसकी बात को नहीं सुनता और कहता है, मैं इन लोगों को मार के ताकतवर बनूंगा। जिस पर वो लड़की पूछती है कि तुम्हें ताकतवर क्यों बनता है। इसके बाद हमें अकाजा का पास दिखाया जाता है। हमें पता चलता है कि अकाजा के पिता बहुत बीमार रहते थे। अकाजा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने पिता के लिए मेडिसिन खरीद सके। पैसों की कमी को पूरा करने के लिए अकाजा चोरी करा करता था। कई बार वो चोरी करने में सक्सेसफुल हो जाता था, पर वो कई बार पकड़ा जाता था। अकाजा को पकड़कर मजिस्ट्रेट के पास लाया जाता। वहाँ पर उसे पहले पीटा जाता और उसके हाथ पर एक लाइनिंग बना दी जाती थी। मजिस्ट्रेट अकाजा से कहते हैं कि तुम्हारे हाथ पर 3 लाइनिंग है, अगर इसके बाद तुमने चोरी करते हुए पकड़े गए तो हम तुम्हारे हाथ काट देंगे। पर अकाजा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है, अगर तुम मेरे हाथों को काट दोगे तो मैं पैरों से चोरी करूंगा। ये सुनकर मजिस्ट्रेट सोचते हैं कि ये सिर्फ अभी छोटा बच्चा है और ऐसी बातें कर रहा है। वो कहते हैं कि तुम एक डीमन के बच्चे हो। इस पर अकाजा को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बचपन से ही उसे डीमन का बच्चा कहा जाता था, क्योंकि जब वो पैदा हुआ था तब उसके दांत थे। इसके बाद उसे छोड़ दिया जाता है और कहते हैं कि अगर अगली बार पकड़ा गया तो पक्के में हाथ काट देंगे। इसके बाद जब अकाजा घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसके पिता ने खुदकुशी कर ली है, क्योंकि उनकी वजह से ही अकाजा चोरी किया करता था और वो नहीं चाहते थे कि वो मेरे वजह से चोरी करे और पकड़ा जाए। वो चाहते थे कि अकाजा एक सिंपल लाइफ जिए और खुश रहे। अकाजा को ये सब बातें उनके एक लेटर से पता चलती है। अकाजा अपने पिता की मौत से काफी गुस्सा हो जाता है। गांव में उसे मारने के लिए 6-7 लोग आते हैं, पर अकाजा इतना गुस्सा होता है कि वो उन 6 लोगों को मार देता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो अकाजा को ही बचाने आया था, क्योंकि उसे खबर मिली थी कि 6 आदमी एक बच्चे को मारने जा रहे हैं। और वो जब ये देखता है कि अकाजा ने ही उन 6 लोगों को मार दिया तो काफी सरप्राइज हो जाता है। वो आदमी अकाजा को उसका डोजो ज्वाइन करने के लिए कहता है। वो एक मार्शल आर्ट टीचर था। वो कहता है, मेरे पास कोई स्टूडेंट नहीं है, तो तुम क्या मेरा डोजो ज्वाइन करोगे। पर अकाजा उस टाइम काफी गुस्से में होता है और वो उस आदमी को ही मारने के लिए आगे बढ़ता है। बट अकाजा को नहीं पता था कि वो एक मार्शल आर्ट टीचर है। वो आदमी अकाजा को कई पंच एक बार में ही मारता है और अकाजा को मार के बेहोश कर देता है। इसके बाद अकाजा की जब आंख खुलती है तब वो उस आदमी के डोजो में होता है। वो आदमी उसे बताता है कि उसका नाम कीजो है। वो बताता है कि उसकी एक बेटी है जो कि बीमार रहती है। वो अकाजा को यहाँ उसकी बेटी का ख्याल रखने के लिए और अपना स्टूडेंट बनाने के लिए लाया था, क्योंकि वो जानता था कि अकाजा के अंदर बहुत पोटेंशियल है। वो ये भी बताता है कि उसकी पत्नी ने खुदकुशी करके खुद की जान ले ली थी, क्योंकि वो अपनी बेटी की देखभाल नहीं कर पा रही थी और वो अपनी बेटी को ऐसे मरते हुए नहीं देखना चाहती थी। अकाजा उससे कहता है, क्या तुम मुझ जैसे क्रिमिनल को यहाँ पर रखना चाहते हो। जिस पर वो कहता है, मैंने तुम्हें हरा दिया तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद वो आदमी अकाजा को उसकी बेटी से मिलवाता है, जो कि आराम कर रही थी, क्योंकि वो काफी बीमार थी। अकाजा को ये सब मेमोरीज वर्थलेस लगती हैं। अब चैप्टर 155 की शुरुआत होती है, जहाँ कहीं ना कहीं अकाजा इस एनवायरनमेंट में घुल गया था। वो अच्छे से ट्रेनिंग करता था और कीजो की बेटी का भी ख्याल रखता था। अकाजा को पता चलता है कि कीजो को ये डोजो एक बूढ़े आदमी ने दिया था, क्योंकि उसने उसकी जान कुछ गुंडों से बचाई थी। इस लैंड को काफी लोग लेना चाहते थे, वो भी डोजो चलाते थे। पर जब उन लोगों को पता चलता है कि ये लैंड कीजो को मिल गया है तो वो उसे काफी क्रिटिसाइज करते थे। बट कीजो काफी ताकतवर था तो वो उससे मुंह पर आकर नहीं लड़ते थे, और इसी कारण कीजो को स्टूडेंट्स भी नहीं मिल पाते थे, क्योंकि वो लोग जितने भी स्टूडेंट्स आते थे उन्हें अपनी तरफ कर लेते थे। 3 साल बाद अकाजा 18 साल का हो जाता है और कीजो की बेटी भी बिल्कुल सही हो जाती है। एक दिन कीजो अकाजा को बुलाता है और उससे कहता है कि वो उसकी बेटी की शादी उससे करवाना चाहता है। इस फैसले
फैसले से अकाजा और उसकी बेटी दोनों खुश हो जाते हैं। उसी शाम अकाजा अपनी पिता की कब्र पर जाता है और उन्हें बताता है कि वो एक अब अच्छी लाइफ जी रहा है। इसके बाद जब वो रात को घर लौटता है तब उसे पता चलता है कि अपोनेंट डोजो वाले लोगों ने उनकी वेल में मिला दिया था, जिससे कीजो और उसकी बेटी की डेथ हो जाती है। उन लोगों ने ऐसा इसलिए करा था क्योंकि वो कीजो और अकाजा को कभी फेस टू फेस नहीं हरा सकते थे, इसलिए उन्होंने ये चाल चली थी उन्हें मारने के लिए। अकाजा ये सुनकर पागल हो जाता है क्योंकि वो कीजो की बेटी से बहुत प्यार करता था और कीजो से भी। वो इतने गुस्से में आ जाता है कि वो अपोनेंट डोजो के यहाँ जाता है और उनके सभी लोगों को बेयर हैंडली मार देता है। वो इतनी बुरी तरीके से उन्हें मारता है कि किसी का सिर अलग था, किसी के हाथ, किसी के लिम्स, किसी की अंतड़ियां। जो मेड वहां पर बच गई थी वो ये नजारा देखकर पागल हो जाती है और इस बात की खबर मुजान को भी पता चल जाती है कि एक अकेले इंसान ने पूरे डोजो के जितने लोग हैं उनको मार डाला। मुजान जाके अकाजा को डीमन बना देता है। अकाजा भी डीमन बनने के लिए मान जाता है क्योंकि उसकी जिंदगी में अब कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं था। उसके पिता जिससे वो प्यार करता था वो भी मर चुकी थी और उसके टीचर जिनकी वो सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करता था वो भी मर चुके थे। वो इस मेमोरी को भुला के खुशी खुशी डीमन बन जाता है। अब चैप्टर 156 की शुरुआत होती है जहाँ प्रेजेंट टाइम में अकाजा ये सब मेमोरी याद करके सोचता है कि इंसान काफी बढ़िया होते हैं। तभी तांजीरो को होश आ जाता है। तांजीरो देखता है कि अकाजा अपने हेड को पूरे तरीके से रीजनरेट करने वाला है। वो जल्दी से अपनी स्वॉर्ड को उठाकर अकाजा पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। अकाजा भी अपना सबसे ताकतवर हमला करने जाता है। तांजीरो जब अकाजा की गर्दन को काटने के लिए फिर से स्वॉर्ड को घुमाता है तभी उसकी स्वॉर्ड उसके हाथ में से छूट जाती है, पर तांजीरो रुकता नहीं और अपने पंच से ही उसके मुंह पर मुक्का दे मारता है, पर इसका कोई फायदा नहीं होता। पर उसके मुक्के से उसे वही टाइम याद आ जाता है जब वो कीजो से पहली बार मिला था। तांजीरो इस अटैक को पहचान लेता है क्योंकि यही हमला अकाजा ने रेंगोकू पर करा था। तांजीरो जल्दी से ग्यू को पीछे ढकेल देता है और अकाजा भी अपने उस डेडली अटैक को कर देता है, पर तांजीरो देखता है कि अकाजा ने वो हमला खुद पर ही किया है। अकाजा की बॉडी फिर से रीजनरेट होने लगती है, बट इस बार अकाजा उसे रीजनरेट नहीं करता और अपनी रीजनरेशन पावर को बंद कर देता है और सोचता है कि मैं हार चुका हूँ, अब इसका कोई फायदा नहीं। तांजीरो सोचता है कि अकाजा ने ये हमला खुद पर क्यों किया। तांजीरो को अकाजा के अंदर ग्रेटिट्यूड की फीलिंग महसूस हो रही थी। अकाजा को उसके पिता कीजो और उसकी बेटी दिखती है जिनसे वो माफी मांगता है। तभी उसके सामने मुजान आ जाता है कि क्या तुम्हें ताकतवर नहीं बनना। ये सुनकर फिर से अकाजा अपनी बॉडी को रीजनरेट करने लगता है, बट तभी वहाँ पर कीजो की बेटी आ जाती है जो कि कहती है बहुत हुआ अकूजी, तुमने बहुत अच्छा किया। मुजान अकाजा को भड़काने की कोशिश करता है बट अकाजा उसकी बात नहीं सुनता और अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। वो रोते हुए उसके गले लग जाता है और उससे माफी मांगता है और इसके बाद अकाजा की बॉडी भी राख बन जाती है। ये देखकर तांजीरो और ग्यू फाइनली रिलैक्स होते हैं और तांजीरो तो बेहोश ही हो जाता है। काजुगाई क्रो ये इन्फॉर्मेशन पूरे इन्फिनिटी कासल में फैला देते हैं। कोकुशिबो को जब ये पता चलता है कि अकाजा मर गया तो वो काफी डिसअपॉइंट हो जाता है, पर जब डोमा को ये बात पता चलती है तो वो काफी खुश हो जाता है। यहाँ डोमा से कनाव लड़ रही थी। डोमा उससे उसका नाम पूछता है। कनाव बताती है कि वो काने की छोटी बहन है। तभी डोमा अकाजा के बारे में सोच कर रोने लगता है और कहता है कि मेरा बेस्ट फ्रेंड मर गया। कनाव जाती है कि डोमा नौटंकी दे रहा है। कनाव ऐसी ऐसी बातें कहती हैं जिन्हें सुनकर डोमा को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो बहुत तेजी से कनाव पर अटैक करता है, पर कनाव भी कम नहीं होती। वो उसके अटैक को डोज करते हुए उसके पेट को चीर देती है। डोमा उसकी स्पीड को देखकर चौंक जाता है और कहता है कि इसकी स्किल शिनोबू से भी ज्यादा है। कनाव को भी पता चल जाता है कि डोमा कोई आम डीमन नहीं बल्कि बहुत ताकतवर डीन है, क्योंकि ऑफकोर्स वो अपर मून 2 है। उसकी प्रेजेंस भी इतनी ताकतवर थी कि कनाव को बहुत डर लग रहा था और उसका गुस्सा उसे ताकत दे रहा था। वो डोमा पर फ्लावर ब्रीथिंग की 5th फॉर्म करती है, पर डोमा उसे आसानी से डॉज कर देता है। फिर ब्लड डीमन आर्ट बैरन हैंगिंग गार्डन यूज करता है और शिनोबू इसका जवाब फ्लावर ब्रीथिंग की 2nd फॉर्म से देती है। दोनों के अटैक्स एक दूसरे से कोलैप्स हो जाते हैं। डोमा सोचता है कि उसके रिएक्शन करने का टाइम बहुत तगड़ा है, वो मेरे हर अटैक को डॉज कर रही है। कनाव डोमा के छोटे से छोटे मूवमेंट को गौर से देख रही थी और उसके हर अटैक को डॉज करते हुए उस पर पलटवार कर रही थी। डोमा ये देखकर कनाव की आंख पर हमला करता है, पर कनाव डोमा के इस अटैक को भी डॉज कर देती है। फिर डोमा ब्लड डीमन आर्ट फ्रीजिंग क्लाउड्स का यूज करता है जिससे पूरी सराउंडिंग में बर्फ फैल जाती है, और फिर डोमा ब्लड डीमन आर्ट लोटस वाइन का यूज करता है जिससे शिनोबू बहुत दूर जाकर गिरती है। फिर डोमा बर्फ की 2 प्रिंसेस को बनाता है जो पूरे कमरे के अंदर बर्फ का तूफान ला देती हैं। कनाव डोमा के इन सब अटैक से बचते बचते बहुत पीछे आ जाती है और तभी उसके ऊपर आइस के पैने पैने क्रिस्टल जलते हैं। कनाव उन क्रिस्टल से बाल बाल बचती है। इस टाइम पर कनाव डोमा से बहुत दूर आ चुकी थी
डोमा उससे कहता है अगर तुम्हें मुझे मारना है तो तुम्हें मेरे सिर को काटना होगा, तो मेरे पास आकर दिखाओ। तभी डोमा गायब हो जाता है। कनाओ सोचती है कि डोमा गायब कहाँ हो गया। तभी कनाओ को महसूस होता है कि उसके हाथ में स्वॉर्ड नहीं है। डोमा उसके साइड में खड़ा होता है और कहता है ये देखो तुम्हारी स्वॉर्ड। यानी डोमा ने पलक झपकते ही कनाओ की स्वॉर्ड उसके हाथ में से छुड़ा ली थी और अपने पास ले आया था। यानी डोमा चाहता तो कनाओ को यहाँ मार सकता था। वो कनाओ की स्वॉर्ड को जमीन में गड़ा कर कहता है ये स्वॉर्ड यहाँ पर रखी है, अगर तुम में दम है तो इसे यहाँ से ले जाके दिखाओ। और फिर ब्लड डीमन आर्ट स्कैटरिंग लोटिसेस का यूज करता है। इस अटैक में बहुत सारे क्रिस्टल्स कनाओ की तरफ बढ़ते हैं। इस अटैक से बचना कनाओ के लिए नामुमकिन था। तभी छत को तोड़कर नीचे लॉर्ड इनोस्के आ जाता है, जो बीस्ट ब्रीथिंग की 5th फॉर्म क्रेजी कटिंग का यूज करता है और डोमा के उस अटैक को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। इनोस्के को यहाँ पर उसका क्रो लेकर आया था, क्योंकि इनोस्के ने उसके क्रो से कहा था कि मुझे सबसे ताकतवर डीमन के पास ले जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। जहाँ इनोस्के डोमा को देखकर कहता है ये तो अपर मून 2 है, इसे मार के मैं हशीरा बन जाऊंगा। और डोमा को मारने के लिए वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। तभी इनोस्के पीछे कनाओ को नोटिस करता है और कहता है कि तुम तो काफी इंजर्ड हो गई हो, शिनोबू को पता चला तो वो तुम्हें बहुत डांटेगी। जिसे सुनकर कनाओ रोने लगती है और ये देखकर इनोस्के को पता चल जाता है कि शिनोबू मर चुकी है। डोमा इस बात का मजाक बनाता है कि शिनोबू मरी नहीं है, वो जिंदा है मेरे पेट के अंदर। इनोस्के को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो एकदम से डोमा पर हमला कर देता है। दोनों एक दूसरे पर हमला करते हैं। डोमा इनोस्के को पीछे फेंक देता है, पर डोमा को ये नहीं मालूम था कि इनोस्के ने उस पर अटैक तो किया था और साथ में उसने कनाओ की स्वॉर्ड भी वहां से हटा ली थी। इनोस्के इस स्वॉर्ड को कनाओ को दे देता है और कहता है कि इसे द्वारा उसे मत दे देना। तभी डोमा उन दोनों पर हमला कर देता है। इसके बाद इनोस्के और डोमा एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। इनोस्के डोमा से बहुत दूर होता है, तब भी वो अपनी स्वॉर्ड को घुमाते हुए आता है। डोमा सोचता है कि ये मुझसे इतना दूर है फिर भी अपनी स्वॉर्ड को घुमा क्यों रहा है। तभी डोमा की आंखें कट जाती हैं। वो देखता है कि इनोस्के ने अपने सारे जॉइंट्स को खोल दिया है, जिससे उसका हाथ बहुत लंबा हो जाता है और फिर से इनोस्के अपने सारे जॉइंट्स को ठीक कर लेता है। कनाओ ये देखकर काफी शॉक हो जाती है कि इनोस्के अपने सारे जॉइंट्स को खोल सकता है और उन्हें वापस जोड़ सकता है। इनोस्के कहता है मैं तो उसके सिर को काटना चाहता था पर उसकी आंखें कट गईं, पर अगली बार मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। पर तभी डोमा इनोस्के का मास्क ले लेता है। इनोस्के को पता भी नहीं पड़ता कि उसका मास्क डोमा के पास कब आया। यानी डोमा के पास भी चांस था कि वो इनोस्के को मार सके। जब डोमा इनोस्के का चेहरा देखता है तो उसे वो जाना पहचाना सा लगता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। अब चैप्टर 160 की शुरुआत होती है, जहाँ डोमा कह रहा होता है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा हुआ है, पर इनोस्के कहता है मैंने तुम्हें नहीं देखा और मेरा मास्क वापस लाओ। डोमा याद करने की कोशिश करता है कि उसने इनोस्के जैसा इंसान पहले कहाँ देखा था। जहाँ उसे ध्यान आता है कि कुछ सालों पहले एक 16-18 साल की लड़की उसके पास आई थी, जिसके पास एक बच्चा था। डोमा बताता है कि उस लड़की के उसे बहुत मारते थे, इसलिए वो वहाँ से भाग आई थी। वो वहाँ से भागकर मेरे कल्ट में आ जाती है और मैं भी उसे अपने कल्ट में ज्वाइन कर लेता हूँ। डोमा कहता है कि उस लड़की का चेहरा बिल्कुल तुम्हारी तरह था, मैं पक्का कह सकता हूँ वो तुम्हारी माँ थी। इनोस्के ये सुनकर कहता है कि मेरी कोई माँ नहीं है, मुझे सूंघरों ने पाला है। इस पर डोमा कहता है कि क्या सूंघर ने तुम्हें जन्म दिया है? तुम एक इंसान हो तो तुम्हें किसी इंसान नहीं जन्म दिया है। पर इनोस्के को ये सब बातें सुनकर चिढ़ होने लगती है और वो डोमा पर बीस्ट ब्रीथिंग की 6th फैंग का यूज करता है। डोमा ये देखकर गुस्सा हो जाता है कि उसकी स्टोरी खत्म नहीं हुई और इनोस्के ने उस पर हमला कर दिया। वो इनोस्के पर 2 कट लगा देता है, जिससे इनोस्के पीछे जाकर गिरता है। इसके बाद डोमा अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करता है। वो बताता है कि मैं तुम्हारी माँ को नहीं मारना चाहता था, मैं उसे अपने साथ रखना चाहता था जब तक उसकी जिंदगी खत्म नहीं हो जाती, पर एक दिन उसने मुझे कुछ लोगों को खाते हुए देख लिया था। डोमा इनोस्के की मॉम को भी अपनी आइडियोलॉजी बताता है कि वो उन लोगों को खाएगा तो वो उसके साथ हमेशा जिंदा रहेंगे। पर इनोस्के की मॉम जैसे ही ये देखती है कि डोमा एक डीमन है, वो जल्दी से अपने बेटे को लेकर भाग जाती है। डोमा भी उनका पीछा करता है। इनोस्के की मॉम एक पहाड़ी पर आकर रुक जाती हैं, क्योंकि आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था। वो समझ जाती हैं कि डोमा यहाँ आकर उन दोनों को मार देगा, इसलिए वो इनोस्के को झील में फेंक देती हैं। तभी वहाँ डोमा आकर उसकी मॉम को मार देता है। ये सब सुनकर इनोस्के को भी सब कुछ याद आ जाता है और उसका गुस्सा अब बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। इनोस्के कहता है मैं तुम्हें जहन्नुम में भेजूंगा और अपनी दोनों स्वॉर्डों को उठाकर डोमा पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। अब चैप्टर 161 की शुरुआत होती है, जहाँ इनोस्के फुल गुस्से में डोमा पर अटैक करता है। डोमा भी इनोस्के को रोकने के लिए फ्रीजिंग क्लाउड का यूज करता है, पर इनोस्के से बीस्ट ब्रीथिंग की 10th फैंग व्रिलिंग फैंग से हटा देता है। कनाओ और इनोस्के दोनों डोमा पर एक टाइम पर हमला कर रहे थे, पर डोमा दोनों के अटैक्स को आसानी से डॉज कर रहा था। डोमा इनोस्के से कहता है कि अकाजा मर चुका है तो मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए तुम इससे लड़ो। फिर वो अपनी जैसा ही एक आइस का पुतला बनाता है, जो कि उसी का रेप्लिकेट था, यानी उसके अटैक्स भी डोमा जितने पावरफुल थे। इस अटैक को इनोस्के
और कानाओ बहुत मुश्किल से डॉज कर पाते हैं। वो डॉल इनोस्के और शिनोबू से लड़ने लगता है और तब तक डोमा यहाँ से जाने लगता है। इनोस्के सोचता है कि मैं डोमा को यहाँ से नहीं जाने दे सकता, पर वो जैसे ही डोमा को मारने के लिए आगे बढ़ता है वो डॉल इनोस्के पर हमला कर देती है। डोमा जाते हुए इनोस्के की तारीफ करता है कि उसके सेंसेस काफी तगड़े हैं, मैं आज तक ऐसे स्वॉर्ड्समैन से नहीं मिला, मैं ऐसे याद रखूंगा। और गेट को खोलकर जैसे ही बाहर निकलता है तभी उसकी बॉडी मेल्ट होने लगती है। डोमा को समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। उसके मेल्ट होते ही उसके डॉल्स भी पूरी तरीके से गायब हो जाती हैं। अब चैप्टर 162 की शुरुआत होती है जहाँ शिनोबू काने को बता रही होती है कि जिस डीमन ने मेरी बहन को मारा है लड़कियों को खाता है, इसलिए शिनोबू ने ये प्लान किया था कि वो खुद के अंदर इतनी ज्यादा विस्टेरिया फ्लावर्स का पॉइजन इंजेक्ट करेगी कि अगर वो डीमन उसे खा जाएगा तो वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। इन लोगों को ये मालूम तो नहीं था कि वो खत्म होगा कि नहीं, पर वो इस रिस्क को लेने के लिए तैयार थे क्योंकि उन्हें अपनी बहन का बदला लेना था। कानाओ इस रिस्क को लेने के लिए तैयार थी पर शिनोबू उससे मना कर देती है। इसके बाद यहाँ डोमा पूरी तरीके से मेल्ट होने लगता है। वो समझ जाता है कि ये शिनोबू की वजह से हो रहा है। इनोस्के और कानाओ दोनों जल्दी से डोमा की गर्दन को काटने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर तभी डोमा अपना फाइनल अटैक करता है जिसमें एक बहुत बड़ा आइस का स्टैचू आ जाता है जो कि बुद्धा टाइप लग रहा था। वो स्टैचू इतना ताकतवर हमला करता है कि वहाँ की सारी चीजें तहस नहस हो जाती हैं। कानाओ और इनोस्के बहुत दूर जाकर गिरते हैं। कानाओ समझ जाती है कि अगर उसने अब कुछ नहीं किया तो डोमा यहाँ से बचकर भाग जाएगा। वो फ्लावर वीटिंग की फाइनल फॉर्म का इस्तेमाल करती है जिसका इस्तेमाल करके उसकी आंखें भी खराब हो सकती थी, पर वो इसका रिस्क लेती है क्योंकि शिनोबू ने अपनी जान का रिस्क दिया था डोमा को मारने के लिए, तो वो ये रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाती है। और इस अटैक को करते ही उसकी पूरी सराउंडिंग बिल्कुल स्लो हो जाती है और वो जाकर डोमा की गर्दन को काटने लगती है, पर उसकी स्वॉर्ड से डोमा की गर्दन नहीं कट रही थी। तभी इनोस्के अपनी दोनों स्वॉर्डों को डोमा की तरफ फेंक कर मारता है और तीनों स्वॉर्ड के प्रेशर से फाइनली डोमा की गर्दन कट जाती है। अब चैप्टर 163 की शुरुआत होती है जहाँ डोमा की गर्दन कट जाती है। डोमा को भी यकीन नहीं होता कि वो हार गया, पर उसे कुछ महसूस नहीं होता, ना ही उसे गुस्सा महसूस होता है, ना ही फ्रस्ट्रेटेड कि वो कैसे हार गया। बस वो ये सोचता है कि मैं हार गया और फिर अपना पास्ट याद करने लगता है कि उसकी मॉम ने कैसे उसके पिता को मार डाला था और फिर खुद को पॉइजन देकर मार दिया था। डोमा को उसके माता पिता के मरने पर बिल्कुल भी रोना नहीं आया था, बल्कि वो ये सोचता है कि उन्होंने मेरा कमरा गंदा कर दिया। इसके बाद जब डोमा 20 साल का होता है तब मुजान आकर उसे डीमन बना लेता है और उसे इसमें कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि ऑफकोर्स उसे इंसानों से कोई प्रेम नहीं था। तभी डोमा आफ्टर लाइफ में शिनोबू से मिलता है जो उसका सिर पकड़े खड़ी हुई थी। डोमा उससे पूछता है, हे शिनोबू, क्या हम हेल में चले साथ में? ये सुनकर शिनोबू उसे गाली देती है। यहाँ पर इनोस्के डोमा की राख पर उछलता है और कहता है मैंने तुझे मार दिया। और इनोस्के को भी एक पास्ट का सीन याद आता है। यहाँ तांजीरो वगैरह बता रही होती हैं कि तुम्हारी भी कोई माँ होगी, जिस पर इनोस्के मना कर देता है। पर अब जब उसे पता चलता है कि उसकी भी एक माँ थी जो उससे बहुत प्यार करती थी तो उसे रोने आने लगता है। कानाओ की एक आंख खराब हो जाती है क्योंकि उस टेक्निक की वजह से आंखों का खराब होना पक्का था, और शिनोबू ने वो अटैक काफी शॉर्ट टाइम के लिए करा था तो उसकी सिर्फ एक आंख खराब होती है। इसके बाद कानाओ को भी अपना पास्ट याद आता है जब काने की डेथ हुई थी। उस टाइम शिनोबू वगैरह सब रो रहे थे पर कानाओ बिल्कुल शांत खड़ी थी। वो रोना तो चाहती थी बट वो रो नहीं पा रही थी। इसकी वजह ये थी क्योंकि जहाँ कानाओ बचपन में रहती थी वहाँ पर रोना अलाउ नहीं था। अगर वो रोते थे तो उन्हें बहुत मारा जाता था, इतना मारते थे कि कई बच्चे तो वहाँ मर जाते थे। इसलिए कानाओ कभी रोती नहीं थी। कानाओ प्रेजेंट में सोचती है उस टाइम पर तो मैं नहीं रो पाई थी, पर इस टाइम पर कानाओ बहुत रोती है। तभी उसे काने और शिनोबू की प्रेजेंस महसूस होती है जो उसे कहती हैं तुमने बहुत अच्छा किया। इसके बाद शिनोबू और काने भी आफ्टर लाइफ में अपने मॉम और डैड से मिलते हैं और इसके बाद योमी और तोकितो मुजान को मारने के लिए आगे बढ़ रहे थे। तभी तोकितो एक कमरे में कैद हो जाता है और वो कमरा वहाँ से हटकर सीधा एक दूसरे कमरे में आकर भिड़ जाता है जहाँ पर अपर मून फर्स्ट कोकोशिबो होता है। तोकितो कोकोशिबो को देखकर बहुत डर जाता है क्योंकि उसका ऑरा बहुत खतरनाक होता है। कोकोशिबो तोकितो को देखकर कहता है कि तुम कुछ जाने पहचाने से लग रहे हो। फिर वो अपनी ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड की टेक्निक का इस्तेमाल करता है और तोकितो से कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है, जिस पर तोकितो डरते हुए उसे अपना नाम बताता है। इसके बाद कोकोशिबो अपना असली नाम बताता है जो कि मिचिकात्सु होता है। कोकोशिबो तोकितो को बताता है कि वो उसी का डिसेंडेंट है, यानी वो उसी परिवार का है जिस परिवार को उसने हजारों साल पहले छोड़ दिया था। ये सुनकर पहले तोकितो घबरा जाता है पर वो कुछ ही सेकंड में खुद पर काबू पाकर बिल्कुल शांत हो जाता है। कोकोशिबो ये देखकर काफी शॉक हो जाता है कि तोकितो इतनी जल्दी इतना काल्म कैसे हो गया। फिर तोकितो कोकोशिबो पर मिस्ट ब्रीथिंग की सेकंड फॉर्म का अटैक करता है जो कि 8 लेयर्ड मिस्ट होता है, पर इस अटैक से कोकोशिबो बहुत आसानी से बच जाता है। इसके बाद तोकितो फिर से मिस्ट ब्रीथिंग की 5th फॉर्म सी ऑफ क्लाउड
क्लाउड्स एंड हेज अटैक करता है, पर इससे भी कोकोशिबो आसानी से बच जाता है। कोकोशिबो ये देखकर कि तोकीतो सिर्फ 14 साल का है और इतनी अच्छी स्वॉर्ड्समैनशिप जानता है तो वो काफी इंप्रेस हो जाता है उससे और कहता है आखिरकार तुम मेरे डिसेंडेंट हो तो तुम इतने ताकतवर तो होगे ही। जिस पर तोकीतो कहता है भले ही मैं तुम्हारा डिसेंडेंट हूँ पर हजारों सालों में तुम्हारे एक खून की बूंद भी मेरे अंदर नहीं होगी, और फिर उसका डीमन स्लेयर मार्क आ जाता है। ये देखकर कोकोशिबो चौंक जाता है। फिर तोकीतो मिस्ट ब्रीथिंग की 7th फॉर्म ऑब्स्करिंग क्लाउड्स का यूज करता है। ये देखकर कोकोशिबो शॉक हो जाता है क्योंकि कोई भी मिस्ट ब्रीथिंग यूजर इस अटैक को नहीं कर पाता था। तोकीतो की तलवार कोकोशिबो की गर्दन पर पहुंच ही जाती है पर एक ही सेकंड में वो वहां से गायब हो जाता है। कोकोशिबो सोचता है कि तोकीतो ने ये अटैक खुद डेवलप किया होगा। तोकीतो कोकोशिबो पर एक और अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है पर इस बार कोकोशिबो भी उस पर अटैक करता है। वो मून ब्रीथिंग की फर्स्ट फॉर्म डार्क मून इवनिंग पैलेस का यूज करता है। ये अटैक इतना तेज होता है कि तोकीतो को पता भी नहीं पड़ता और उसका एक हाथ कट जाता है। वो जल्दी से अपने हाथ को बांधकर उसका खून रोकने की कोशिश करता है और कोकोशिबो पर एक और हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर इस बार कोकोशिबो उस पर हमला नहीं बल्कि उसी की स्वॉर्ड को पकड़कर उसे खंबे में टांग देता है। और फिर कोकोशिबो तोकीतो को डीमन बनने का ऑफर देता है। वो कहता है अगर तुम डीमन बन जाओगे तो तुम्हारा ये हाथ वापस आ जाएगा। यहाँ पर पीछे गेन्या भी होता है जो कोकोशिबो को शूट करने ही वाला था, तभी कोकोशिबो पलक झपकते ही उसके पीछे आ जाता है और उसके हाथ को काट देता है। गेन्या अपने दूसरे हाथ से तलवार से निकालकर कोकोशिबो पर जैसे ही हमला करता है कोकोशिबो उसके उस हाथ को भी काट देता है। कोकोशिबो भी समझ जाता है कि गेन्या वही डीमन स्लेयर है जो डीमंस को खाता है। कोकोशिबो पलक झपकते ही गेन्या को बीच में से काट देता है पर गेन्या अभी भी नहीं मरता। ये देखकर कोकोशिबो शॉक हो जाता है क्योंकि 300 साल पहले एक ऐसा ही डीमन स्लेयर था जो डीमंस को खाता था और उसको बीच में काटने से वो मर गया था, पर गेन्या नहीं मरता। कोकोशिबो समझ जाता है कि गेन्या की गर्दन को काटने पर ही वो मरेगा। वो जैसे ही उसकी गर्दन को काटने के लिए हमला करता है तभी यहाँ विंड हाशिरा सानेमी आ जाता है जो कोकोशिबो को गेन्या से दूर हटा देता है। कोकोशिबो समझ जाता है कि सानेमी एक विंड हाशिरा है। गेन्या जब ये देखता है कि सानेमी उसकी जान बचा रहा है वो काफी इमोशनल हो जाता है। इन दोनों का भाईचारा देखकर कोकोशिबो को कुछ मेमोरीज याद आने लगती हैं। सानेमी गुस्से में कहता है तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को हाथ लगाने की, और फिर उस पर हमला कर देता है। सानेमी कोकोशिबो पर विंड ब्रीथिंग की फर्स्ट फॉर्म डस्टिंग व्हिरलविंड कटर का यूज करता है पर इससे कोकोशिबो आसानी से बच जाता है। और फिर कोकोशिबो मून ब्रीथिंग की 5th फॉर्म का इस्तेमाल करता है जिसमें बहुत सारे स्लैशेस सानेमी पर हमला करते हैं। इन स्लैशेस से सानेमी बाल बाल बचता है। कोकोशिबो फिर से इस अटैक को करता है और इस अटैक को रोकने के लिए सानेमी विंड ब्रीथिंग की 3rd फॉर्म का यूज करता है। कोकोशिबो सानेमी की फिजिकल स्ट्रेंथ को देखकर काफी इंप्रेस हो जाता है। सानेमी कोकोशिबो की टेक्निक को देखकर काफी शॉक हो जाता है क्योंकि उसके जो स्लैशेस होते हैं वो काफी बड़े बड़े होते हैं, उनका कोई भी शिफ्ट फिक्स नहीं होता। सानेमी समझ जाता है कि कोकोशिबो को हराना आसान नहीं होगा और इसका अंदाजा सानेमी इस बात से लगाता है कि कोकोशिबो ने तोकीतो को सिर्फ 2 मिनट में हरा दिया था। सानेमी सोचता है कि उसकी ब्रीथिंग टेक्निक, उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ, उसकी स्पीड और उसकी स्ट्राइक करने की पावर नेक्स्ट लेवल है तो इसको हराना बहुत मुश्किल होगा, पर वो कोकोशिबो को मारने के लिए एक्साइटेड भी होता है। फिर विंड ब्रीथिंग की 2nd फॉर्म का इस्तेमाल करता है। कोकोशिबो इस अटैक को अपनी स्वॉर्ड से दूर हटा देता है। फिर दोनों एक दूसरे को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। दोनों के अटैक्स एक दूसरे में टकरा कर रेप्लिकेट हो रहे थे। सानेमी समझ जाता है कि अगर उसने एक भी गलती करी तो वो यहाँ पर मर जाएगा। दोनों की टक्कर बराबर की चल रही होती है पर तभी कोकोशिबो मून ब्रीथिंग की 6th फॉर्म का इस्तेमाल करता है। इस अटैक से सानेमी बहुत ज्यादा घायल हो जाता है, उसकी बॉडी से ब्लड बाहर आने लगा था, पर तभी कोकोशिबो को बहुत अजीब फीलिंग महसूस होने लगती है। ये इसलिए हो रहा था क्योंकि सानेमी का ब्लड बहुत रेयर था। इस ब्लड की स्मेल से डीमंस पागल हो जाते थे। जैसे इंसान अल्कोहल पी के पागल हो जाते हैं वैसे ही डीमंस इस ब्लड को सूंघकर पागल हो जाते हैं। उनकी स्पीड बहुत कम हो जाती है, मतलब उनका कंट्रोल खुद पैर से हटने लगता है। सानेमी कहता है मुझे मालूम नहीं था कि मेरा ब्लड अपर मून 1 पर भी काम आ जाएगा। इसके बाद सानेमी की थोड़ी बैक स्टोरी के बारे में हमें बताया जाता है। सानेमी ने जब अपनी मॉम को मारा था तब वो समझ गया था कि उसका ब्लड बहुत रेयर है, क्योंकि जैसे ही उसका खून निकलना चालू हुआ था उसकी मॉम की स्पीड धीरे हो गई थी। उसकी मॉम को मारने के बाद वो अपने ब्लड का इस्तेमाल करके कई डीमंस को पकड़ता और उन्हें मार देता था। उस टाइम पर सानेमी को डीमन स्लेयर कॉर्प्स के बारे में कुछ पता नहीं था। वो सिर्फ डीमंस को पकड़ता और उन्हें सनलाइट में ले जाकर मार देता था। और उसी टाइम पर उसे डीमन स्लेयर का एक मेंबर मिलता है जो उसे डीमन स्लेयर कॉर्प की और उसकी ट्रेनिंग के बारे में बताता है। उसके बाद सानेमी भी एक डीमन स्लेयर बन जाता है। सानेमी और माशाचिका दोनों साथ में मिलकर लोअर मून 1 को हराते हैं, पर उस फाइट के दौरान माशाचिका की डेथ हो जाती है और अकेला सानेमी ही हाशिरा बन जाता है। फिर स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ सानेमी विंड ब्रीथिंग की 6th फॉर्म ब्लैक विंड माउंटेन मिस्ट का यूज करता है। ये देखकर कोकोशिबो काफी शॉक हो जाता है कि सानेमी अभी तक मूव कर पा रहा है, क्योंकि कोकोशिबो को पक्का विश्वास था कि उसके उस अटैक से सानेमी को मर जाना चाहिए था, पर सानेमी ने तो अपनी ब्लीडिंग को स्टॉप करके अपनी स्पीड को और बढ़ा लिया है। वो लगातार कोकोशिबो पर हमला
करता रहता है, पर एक टाइम पर आकर कोकोशिबो उसकी स्वॉर्ड को अपने पैर से नीचे दबा लेता है और उसकी गर्दन को काटने के लिए उस पर हमला करता है। पर तभी सानेमी गेन्या की गन को निकालकर उस पर हमला कर देता है, जिससे उसकी गर्दन कटने से बच जाती है। इसके बाद स्टोरी फिर पास्ट में चली जाती है, जहाँ सानेमी अब हशीरा बन गया था और उसे पहली हशीरा मीटिंग में बुलाया जाता है, जहाँ पहले ही दिन वो सीधा मास्टर कागाया की बेइज्जती करने लगता है, क्योंकि माशा चिका की डेथ के बाद उसे काफी गुस्सा आ रहा था। वो सोचता है कि हम लोग अपनी जान पर खेलकर डीमंस को मारते हैं और ये यहाँ पर बैठकर हमें सिर्फ ऑर्डर देता है। वो मास्टर से सीधा कह देता है कि तुम खुद तो कुछ करते नहीं हो और सिर्फ हमें ऑर्डर देते हो। हम अपनी जान पर खेलकर लोगों को बचाते हैं, तुम यहाँ पर बैठे बैठे क्या करते हो। ये सुनकर ग्योमी और काने को काफी गुस्सा आता है। वो उसे चुप रहने के लिए कहते हैं, पर मास्टर उन्हें शांत कर देता है और कहता है सानेमी को कहने दो। सानेमी कहता है तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम डीमन स्लेयर कॉर्प्स के मेंबर को एक प्यादे की तरह इस्तेमाल करते हो, तुम्हें कम से कम खुद मार्शल आर्ट या तलवार चलाना सीखना चाहिए। ये सुनकर मास्टर उससे माफी मांगते हैं और बताते हैं कि उनने कई बार मार्शल आर्ट और तलवार चलाने की कोशिश की है, पर उनकी बॉडी कैपेबल नहीं है उनकी बीमारी की वजह से। ये सुनकर सानेमी को काफी अजीब लगता है, उसे लगने लगता है कि ये सब बातें उसकी मॉम मुझसे कह रही हैं। मास्टर समझ जाते हैं कि सानेमी उसके साथी की डेथ की वजह से काफी गुस्से में है। मास्टर सानेमी को बहुत ही विनम्रता से समझाते हैं और सानेमी को भी उनके अंदर उसकी मॉम की झलक दिख रही थी, तो वो समझ जाता है कि मास्टर की इसमें कोई गलती नहीं है। इसके बाद स्टोरी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर कोकोशिबो सानेमी पर मून ब्रीथिंग की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करता है। इस अटैक से वहाँ पर पूरी तरफ कोहरा छा जाता है और लगता है कि सानेमी तो यहाँ पर गया। और जैसे ही कोहरा हटता है तो कोकोशिबो देखता है कि उसके सामने एक और डीमन स्लेयर कॉप आ गया है और वो और कोई नहीं द मॉन्स्टर ऑफ डीमन स्लेयर कॉप ग्योमी होता है। सानेमी ग्योमी को थैंक यू कहता है उसे बचाने के लिए। ग्योमी भी उसे सलाह देता है कि तुम्हें अपने वॉन्ट्स को ठीक कर लेना चाहिए, क्योंकि वहां से काफी खून निकल रहा है। इसके बाद ग्योमी कोकोशिबो से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। तब तक सानेमी डॉक्टर बन जाता है और अपने जख्मों को ठीक करने लगता है। कोकोशिबो फिर से ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड की टेक्निक का इस्तेमाल करता है और ग्योमी के अंदर देखने लगता है कि उसके अंदर क्या क्या पुर्जा है, जिससे उसे पता चल जाता है कि ग्योमी की फिजिकल स्ट्रेंथ किसी डीमन से कम नहीं है। उसने 300 सालों में पहली बार किसी के अंदर इतनी ज्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ देखी है। ग्योमी अपने वेपन से कोकोशिबो पर हमला करता है। कोकोशिबो भी ग्योमी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी पीछे से ग्योमी की एक्स कोकोशिबो की गर्दन पर पड़ने वाली होती है। इस अटैक से कोकोशिबो बाल बाल बचता है और फिर से ग्योमी पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर उससे पहले ही ग्योमी स्टोन ब्रीथिंग की सेकंड फॉर्म अपर स्मैश का यूज करता है। कोकोशिबो इस अटैक से भी बच जाता है, पर तभी ग्योमी चेन्स की मदद से उसकी गर्दन को पकड़ने की कोशिश करता है। कोकोशिबो देखता है कि ग्योमी की चेन्स तो उससे शॉर्ट से नहीं कट रही हैं, तो वो जल्दी से वहां से हट जाता है, क्योंकि अगर वो नहीं हटा तो उसकी गर्दन उड़ जाएगी। कोकोशिबो ये देखकर शॉक हो जाता है कि ग्योमी अपनी एक्स और बॉल को दोनों को एक साथ फेंक सकता है और इनको काटना तो उसके लिए नामुमकिन था। वो सोचता है कि जिस मेटल से इसको बनाया गया है वो सेंगोकू पीरियड के मेटल से भी ज्यादा ताकतवर है। इसके बाद दोनों एक दूसरे पर अपने डेडली मूव्स करते हैं। कहीं ग्योमी की गर्दन कटने से बच रही थी तो कहीं कोकोशिबो की गर्दन कटने से बच रही थी। पर एक टाइम पर आकर ग्योमी फाइनली कोकोशिबो की स्वॉर्ड को तोड़ देता है, बट इसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि अगले ही पल उसकी वो टूटी हुई स्वॉर्ड रीजनरेट हो जाती है और लड़ते लड़ते ग्योमी को भी थोड़ी चोट लग जाती है। ग्योमी कहता है ये मैंने मुजान के लिए बचा कर रखा था, पर अब मुझे इसका इस्तेमाल करना ही होगा। तभी यहाँ पर ग्योमी अपने डीमन स्लेयर मार्क को जागृत कर लेता है। हाँ बिल्कुल, तुमने सही सुना, ग्योमी अपने डीमन स्लेयर मार्क को जागृत कर लेता है। इधर तोकितो भी खुद को आजाद कर लेता है। वो खुद के अंदर से स्वॉर्ड को निकाल कर बाहर फेंक देता है और अपने जख्मों को कसकर बांध लेता है ताकि खून ज्यादा ना निकले। वो अपनी स्वॉर्ड को उठाकर कोकोशिबो पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी उसे गेन्या दिख जाता है। गेन्या तोकितो को अपनी तरफ बुलाता है और उससे कहता है कि क्या तुम वहाँ पर पड़े अपर मून के बाल यहाँ पर ला सकते हो। ये सुनकर तोकितो शॉक हो जाता है कि इसे बालों से क्या करना है। इधर जब कोकोशिबो ये देखता है कि ग्योमी ने अपने डीमन स्लेयर मार्क को जागृत कर लिया तो वो काफी शॉक हो जाता है, क्योंकि ग्योमी की एज 27 है और अगर आपको मालूम होगा तो अगर कोई भी डीमन स्लेयर मार्क को जागृत कर लेता है तो वो 25 से पहले ही मर जाता है। कोकोशिबो कहता है तुम्हारी एज 27 है, तो अगर तुमने मार्क को जागृत किया है तो तुम आज ही मरने वाले हो। ये सुनकर ग्योमी कहता है ये मुझे मालूम है, और कोकोशिबो से कहता है अगर तुम डीमन स्लेयर कॉर्प में हो तो तुम्हें ये चिंता नहीं करनी चाहिए कि तुम आज मरोगे या कल, तुम कभी भी मर सकते हो। इसके बाद कोकोशिबो ग्योमी को भी डीमन बनने का ऑफर देता है और ये सुनकर ग्योमी को गुस्सा आने लगता है। ग्योमी कोकोशिबो को एक बात याद दिलाता है कि एक डीमन स्लेयर था जो डीमन स्लेयर मार्क होने के बावजूद
80 साल तक जीता है। और ये सुनकर कोकोशिबो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो पलक झपकते ही ग्योमी पर हमला कर देता है, पर ग्योमी भी कम नहीं पड़ता और उसके अटैक से बच जाता है। यहाँ पर सानेमी को दिखाया जाता है जो अपनी पूरी बॉडी को स्टिच कर रहा था। डॉक्टर का काम इसी को मिलना चाहिए। और तभी उसकी बॉडी पर भी डीमन स्लेयर मार्क आ जाता है। यहाँ कोकोशिबो ग्योमी पर भारी पड़ने लगता है और उसी टाइम सानेमी वहां आ जाता है। कोकोशिबो जब ये देखता है कि सानेमी के ऊपर भी डीमन स्लेयर मार्क आ गया है तो वो पागल हो जाता है। इसके बाद दोनों के दोनों कोकोशिबो पर बड़े तगड़े अटैक्स करते हैं और कोकोशिबो को पीछे धकेलते जा रहे थे। सानेमी कहता है अच्छा है हम दोनों ने साथ में काफी ट्रेनिंग की है। यहाँ तोकितो कोकोशिबो के बालों को गेन्या को खिला देता है और उसके बालों को खाते ही गेन्या की बॉडी बहुत जल्दी रीजनरेट हो जाती है। गेन्या भी ये देखकर शॉक हो जाता है कि उसकी बॉडी इतनी जल्दी रीजनरेट हो गई। गेन्या सोचता है उसके बालों को खाने से ही मेरे अंदर इतनी पावर आ गई, तो अगर मैं उसकी टूटी हुई कटाना को खा जाऊंगा तो मेरे अंदर कितनी पावर आ जाएगी। पर तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देने लगती हैं जो कि कह रही होती हैं कोकोशिबो तुमने अभी तक कितने हशीरा को मार दिया, उन्हें मेरी तरफ मत आने देना। गेन्या समझ जाता है कि ये मुजान की आवाज है। यहाँ कोकोशिबो भी समझ जाता है कि और सानेमी डीमन स्लेयर कॉर्प में सबसे स्किल्ड हशीरा हैं। वो सोचता है अगर मैं इन दोनों को मार दूंगा तो बाकियों को मारना तो मेरे बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। फिर वो ये सोचता है कि इस विंड हशीरा को मारना आसान होगा तो मैं सबसे पहले इसे मार देता हूँ। इसलिए कोकोशिबो सबसे पहले सानेमी पर हमला करता है और उसकी शॉट को अपने शॉट से दबा देता है। पर सानेमी इसका ही उल्टा कर देता है। वो कोकोशिबो की शॉट को नीचे दबा देता है और अपनी शॉट से उस पर हमला करता है। उसकी गर्दन बाल बाल बचती है इस अटैक से। इस टाइम पर कोकोशिबो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। वो सोचता है कि इस हशीरा के इतनी चोटें लग गई हैं फिर भी इसकी स्पीड तेज होती जा रही है। कोकोशिबो सानेमी के अटैक से तो बच जाता है पर तभी ग्योमी आकर कोकोशिबो का एक कान काट देता है और फिर ग्योमी और सानेमी दोनों अपने अटैक्स को एक ही टाइम पर करते हैं। इस अटैक से कोकोशिबो को ज्यादा नुकसान नहीं होता, सिर्फ उसके कपड़े फट जाते हैं और थोड़ी सी चोटें लगती हैं। सानेमी और ग्योमी दोनों समझ जाते हैं कि उन्हें और ज्यादा ताकतवर हमला करना होगा कोकोशिबो का सिर काटने के लिए। पर अगले ही पल उन दोनों की बॉडी पर बहुत ज्यादा कट आ जाते हैं। उन दोनों को समझ में नहीं आता कि यहाँ पर क्या हुआ। वो देखते हैं कि कोकोशिबो की शॉट बड़ी हो चुकी है और काफी डेडली भी। कोकोशिबो के इस अटैक से ग्योमी ने सानेमी को बचाया था। अगर ग्योमी अपनी चेन को नहीं अड़ाता तो सानेमी के हजारों टुकड़े हो जाते। कासुगाई क्रो की मदद से किरिया को भी पता चल जाता है कि सानेमी और ग्योमी को कोकोशिबो से लड़ने में मुश्किल हो रही है। किरिया की बहन उससे पूछती है कि क्या हम एक और हशीरा को वहाँ भेज दें लड़ने के लिए, जिस पर किरिया मना कर देता है और कहता है कि ग्योमी सानेमी तोकितो और गेन्या अपर मून 1 को आसानी से हरा देंगे। पर इसको क्या मालूम था कि कोकोशिबो वहाँ पर चारों की वाट लगा रहा है। फिर कोकोशिबो मून ब्रीथिंग की 7th फॉर्म का इस्तेमाल करता है और इस अटैक की रेंज को देखकर ग्योमी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। इसके बाद कोकोशिबो एक के बाद एक हमला करता जाता है और ग्योमी और सानेमी तो सिर्फ इन अटैक से बचने की कोशिश कर रहे थे और उसमें भी सानेमी नाकाम हो रहा था। कोकोशिबो सानेमी की तरफ मून ब्रीथिंग की 10th फॉर्म का इस्तेमाल करता है और इस अटैक से बचना सानेमी के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था क्योंकि उसकी बॉडी मूव करने की हालत में नहीं थी। पर तभी यहाँ तोकितो आकर उसे बचा लेता है। तोकितो सानेमी से कहता है तुम अभी भी अपनी शॉट को चला सकते हो दोनों हाथों से। और फिर ये तीनों तोकितो, ग्योमी और सानेमी कोकोशिबो से लड़ने लगते हैं। यहाँ दूर से गेन्या इनको लड़ते हुए देख रहा था। वो अपनी गन को निकालकर कोकोशिबो पर शूट करने के लिए रेडी होता है पर उसे काफी डर लग रहा था कि अगर कोकोशिबो ने इस बार उसे नोटिस कर लिया तो वो इस बार नहीं बचेगा। बट वो तांजीरो और अपने साथियों को याद करके खुद के अंदर हिम्मत जुटाता है और कोकोशिबो की टूटी हुई शॉट को भी खा जाता है। उसे खाते ही उसके अंदर बहुत ज्यादा पावर आने लगती है। यहाँ कोकोशिबो मून ब्रीथिंग की 1st फॉर्म से लेकर 16th फॉर्म तक लगातार हमला करता जा रहा था। ग्योमी अपनी पूरी स्ट्रेंथ इन अटैक्स को डॉज करने में ही लगा पा रहा था और अगर ग्योमी कोकोशिबो पर अटैक कर भी देता तो कोकोशिबो उसके अटैक को पहले ही प्रिडिक्ट कर ले रहा था और उसी हिसाब से खुद की टेक्निक का इस्तेमाल करता। ग्योमी सोचता है कि क्या कोकोशिबो के पास कोई सुपरनेचुरल पावर है। ग्योमी कहता है मुझे खुद का फोकस बढ़ाना होगा और फिर खुद के फोकस को बढ़ाने लगता है। तभी ग्योमी भी ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को अनलॉक कर लेता है और वो भी कोकोशिबो के अंदर की पल्सेस को महसूस कर पाता है। कोकोशिबो इन तीनों पर फिर से हमला करता है पर इस अटैक से वो तीनों बच जाते हैं। इसके बाद वो तीनों एक टाइम पर कोकोशिबो पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। कोकोशिबो सोचता है ये तीनों मेरे सामने हैं तो इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा इन्हें मारने का। वो मून ब्रीथिंग की 14th फॉर्म का इस्तेमाल करता है तीनों को एक टाइम पर खत्म करने के लिए। ये अटैक तोकितो और सानेमी
सानेमी को लगने ही वाला था तभी ग्योमी अपनी चेन्स की मदद से कोकोशिबो के इस अटैक को भी रोक देता है। इसके बाद सानेमी डस्ट विंड कटर का यूज करता है। कोकोशिबो इस अटैक से बच जाता है पर तभी ग्योमी की बॉल आकर उसके आधे हिस्से को तबाह कर देती है। कोकोशिबो इसे रीजनरेट कर ही रहा था कि तभी तोकितो उसके वाइटल पॉइंट में अपनी स्वॉर्ड को घुसेड़ देता है। कोकोशिबो समझ जाता है कि इन लोगों ने भी ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को अनलॉक कर लिया है। तोकितो के इस अटैक से कोकोशिबो वहीं खड़ा रह जाता है और इसी का फायदा उठाते हुए ग्योमी और सानेमी कोकोशिबो को मारने के लिए उस पर हमला कर देते हैं और कोकोशिबो भी उन्हें मारने के लिए मून ब्रीथिंग की 16 फॉर्म का इस्तेमाल करने जाता है पर तभी पीछे से गेन्या कोकोशिबो को शूट कर देता है। गेन्या की बुलेट्स कोकोशिबो की स्किन को पेनिट्रेट करके उसके अंदर चली जाती हैं। कोकोशिबो कुछ समझ पाता उससे पहले ही गेन्या अपना ब्लड डीमन आर्ट यूज कर देता है जिसमें बहुत सारी पेड़ की टहनियां कोकोशिबो को पकड़ लेती हैं। कोकोशिबो भी समझ जाता है कि उसका अंत नजदीक आ गया है। तभी उसे 400 साल पुरानी मेमोरीज याद आने लगती हैं। इसके बाद हमें कोकोशिबो की 400 साल पुरानी मेमोरीज को दिखाया जाता है। इस टाइम पर कोकोशिबो एक डीमन था। एक दिन कोकोशिबो कहीं जा रहा होता है जहाँ उसे रास्ते में उसका बड़ा भाई योरेची मिलता है जो कि अब बूढ़ा हो गया था। कोकोशिबो ये देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि उसके भाई पर डीमन स्लेयर मार्क था और रिपोर्ट के हिसाब से अगर किसी पर भी डीमन स्लेयर मार्क होता है तो वो 25 साल की उम्र में ही मर जाता है पर उसका भाई तो 80 साल से भी ज्यादा का था इस टाइम पर और वो अभी तक नहीं मरा था। योरेची जब ये देखता है कि उसका भाई एक डीमन बन चुका है तो वो रोने लगता है और ये देखकर कोकोशिबो भी काफी शॉक हो जाता है क्योंकि कभी भी उसने योरेची को रोते हुए नहीं देखा था। पर अगले ही पल योरेची के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और वो कोकोशिबो पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। कोकोशिबो भी योरेची को मारने के लिए आगे बढ़ता है पर योरेची की स्पीड इतनी तेज होती है कि कोकोशिबो को पता भी नहीं पड़ता और योरेची उसकी गर्दन पर एक बहुत तगड़ा कट लगा देता है। कोकोशिबो ये देखकर शॉक हो जाता है कि योरेची की स्पीड उसके प्राइम टाइम जितनी ही है। इस टाइम पर अगर योरेची एक और हमला कर देता तो कोकोशिबो यही मर जाता बट योरेची उस हमला करने के बाद मर जाता है और ये देखकर कोकोशिबो को और ज्यादा गुस्सा आ जाता। यहाँ प्रेजेंट टाइम में कोकोशिबो गुस्से में बहुत तगड़ी धाड़ लगाता है जिससे उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा स्लैशेस बाहर निकलते हैं। इन स्लैशेस से कोई भी नहीं बच पाता। गेन्या के तो शरीर के 2 टुकड़े हो जाते हैं। हम देखते हैं कि कोकोशिबो के हर बॉडी पार्ट में से स्वॉर्ड निकल रही है, हर बॉडी पार्ट में से। बट इतना घायल होने के बावजूद वो चारों हार नहीं मानते। तोकितो उस स्वॉर्ड को पकड़ा रहता है। गेन्या भी अपना ब्लड डीमन आर्ट फिर से यूज करता है और सानेमी और ग्योमी कोकोशिबो पर हमला करने के लिए फिर से उस पर टूट पड़ते हैं। कोकोशिबो भी अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और तभी तोकितो की स्वॉर्ड रेड हो जाती है। ये देखकर कोकोशिबो शॉक हो जाता है। सानेमी की स्वॉर्ड फाइनली कोकोशिबो की गर्दन पर पहुंची जाती है। यहाँ गेन्या भी अपने ब्लड डीमन आर्ट से कोकोशिबो की पावर को खींचने लगता है। कोकोशिबो सानेमी को दूर फेंक देता है पर तभी ग्योमी अपनी एक्स और चेन से उसकी गर्दन को काटने लगता है। कोकोशिबो की गर्दन बहुत ज्यादा टफ होती है और वो चारों साथ में मिलकर उसकी गर्दन को फाइनली काट देते हैं। इसके बाद कोकोशिबो फिर से पास्ट में चला जाता है जहाँ पर वो योरेची से कह रहा होता है कि हमारी जनरेशन सबसे ताकतवर है, जिस पर योरेची हंसते हुए कहता है कि ऐसा नहीं है, आने वाले टाइम में हमसे भी ताकतवर स्वॉर्ड्समैन पैदा होंगे। ये सुनकर योरेची काफी शॉक हो जाता है क्योंकि कोकोशिबो उस टाइम सोचता था कि योरेची और उससे ज्यादा ताकतवर स्वॉर्ड्समैन कभी भी पैदा नहीं होगा। पर जब आज उसकी गर्दन कट जाती है तो उसे यकीन हो जाता है कि उनसे भी ताकतवर स्वॉर्ड्समैन इस दुनिया में हैं। कोकोशिबो कहता है वो भले ही सन ब्रीथिंग के यूजर नहीं है फिर भी उन सब की स्वॉर्ड रेड हो गई थी। कोकोशिबो जब ये देखता है कि वो हार गया है तो उसे और ज्यादा गुस्सा आने लगता है। ग्योमी भी नोटिस कर लेता है कि कोकोशिबो का ब्लड बहना रुक गया है। वो समझ जाता है कि कोकोशिबो जल्द ही अपने हेड को रीजनरेट करने वाला है। ग्योमी और सानेमी दोनों उस पर फिर से अटैक करने जाते हैं पर इन दोनों के अटैक से कोकोशिबो बच जाता है और फिर तोकितो और उसकी स्वॉर्ड और गेन्या के ब्लड डीमन आर्ट को अपनी बॉडी पे से हटाता है। ग्योमी और सानेमी दोनों उस पर फिर से हमला करते हैं पर इस बार भी कोकोशिबो बच जाता है और इसके बाद कोकोशिबो अपने फाइनल ट्रू फॉर्म में आता है जो कि देखने में काफी भयंकर था। कोकोशिबो कहता है सनलाइट के अलावा अब मैं किसी से भी नहीं मरूंगा। पर तभी उसे एक छोटा बच्चा दिखाई देता है जो उसका भाई योरेची होता है, जो कहता है मुझे तुम्हारी तरह बनना है भाई, मुझे दुनिया का दूसरा सबसे ताकतवर समुराई बनना है। ये सुनकर कोकोशिबो कहता है कि क्या समुराई ऐसे दिखते हैं और खुद से पूछता है कि क्या मुझे सच में यही बनना था। पर तभी उसकी बॉडी गिरने लगती है। उसकी बॉडी वहीं से गिरना चालू होती है जहाँ पर तोकितो ने स्टैप किया था और जैसे ही कोकोशिबो का ध्यान उसकी चोट पर जाता है उसी वक्त ग्योमी और सानेमी उसकी गर्दन को उड़ा डालते हैं। कोकोशिबो अपनी ब्लड डीमन आर्ट का यूज करने की कोशिश करता है पर वो नहीं कर पाता, नहीं वो अपनी बॉडी को इस बार रीजनरेट कर पाता है। वो नीचे गिर जाता है और उसकी बॉडी राख बनकर उड़ जाती है। इसके बाद हमें कोकोशिबो की बैक स्टोरी के बारे में बताया जाता है। हमें पता चलता है कि कोकोशिबो और योरेची दोनों ट्विंस पैदा हुए थे पर योरेची के माथे पर एक मार्क जिसे देखकर उनके पिता योरेची को मारने के लिए कहते हैं पर उनकी माँ की वजह से वो उसे नहीं
नहीं मारते, पर वो ये डिसाइड करते हैं कि जब योरिची 10 साल का हो जाएगा तो वो उसे टेम्पल भेज देंगे। योरिची और कोकोशिबो दोनों की लाइफ बिल्कुल अलग थी। योरिची एक सिंपल लाइफ जीता था, वहीं कोकोशिबो एक अमीर वाली लाइफ जीता था। योरिची अपनी माँ के काफी करीब था, वो हमेशा अपनी माँ की लेफ्ट साइड से चिपका रहता था। योरिची एक छोटे से कमरे में रहता था। कोकोशिबो को योरिची पर काफी दया आती थी, इसलिए वो योरिची के पास जाकर खेला करता था और इस बात पर कोकोशिबो को उसके डैड से मार भी पड़ती थी। उसने योरिची को एक बांसुरी भी गिफ्ट में दी थी। 6 साल की उम्र तक योरिची ने एक शब्द नहीं बोला था, जिसे देखकर सबको लगता था कि योरिची गूंगा है। पर जब एक दिन कोकोशिबो स्वॉर्ड्समैनशिप की प्रैक्टिस कर रहा होता है, तब योरिची आकर उससे पूछता है कि क्या भाई तुम्हें सबसे ताकतवर समुराई बनना है। ये सुनकर कोकोशिबो शॉक हो जाता है, क्योंकि 6 सालों में पहली बार योरिची ने कुछ बोला था। योरिची कोकोशिबो से कहता है कि उसे भी स्वॉर्ड्समैन बनना है। ये सुनकर कोकोशिबो सोचता है कि योरिची हमेशा मॉम से चिपका रहता है, तो वो कभी भी समुराई नहीं बन पाएगा। फिर जब कुछ दिनों बाद कोकोशिबो अपने मास्टर के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है, तब वहाँ योरिची आ जाता है। जब मास्टर देखते हैं कि योरिची उन्हें दूर से देख रहा है, तो वो उसे भी प्रैक्टिस करने के लिए एक वुडन स्वॉर्ड देते हैं और उसे भी प्रैक्टिस करवाने लगते हैं। मास्टर योरिची को कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं कि कैसे खड़ा होना है और कैसे स्वॉर्ड को घुमाना है, और फिर उससे कहते हैं कि हमला करो। पर मास्टर को ये नहीं मालूम था कि योरिची पैदा ही टैलेंटेड हुआ है। वो पलक झपकते ही मास्टर को पछाड़ देता है और ये देखकर कोकोशिबो हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि पहली बार योरिची ने स्वॉर्ड को उठाया था, पहली बार में ही उसने उसके मास्टर को हरा दिया। अभी तक कोकोशिबो ने उसके मास्टर पर एक स्ट्राइक भी नहीं कर पाया था। वो ये जानना चाहता था कि आखिर योरिची ने ये कैसे किया, इसलिए वो योरिची के पास जाता है और उससे उसके बारे में पूछता है, जिस पर योरिची काफी कॉम्प्लिकेटेड जवाब देता है। वो कहता है कि तुम्हें अपना कंसंट्रेशन बढ़ाना होगा और अपोनेंट के वीक पॉइंट्स को देखना होगा। यहाँ पर वो ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को अनलॉक करने की बातें कर रहा था, पर उस टाइम पर कोकोशिबो काफी छोटा था, तो उसे ये सब बातें समझ में नहीं आती। फिर जब ये बात उनके पिता को पता चलती है कि योरिची काफी टैलेंटेड समुराई है, तो वो कोकोशिबो और योरिची की जगह को बदल देते हैं। अब वो कोकोशिबो को उस छोटे कमरे में भेज देते हैं और योरिची को बाहर एक अच्छी लाइफ देने लगते हैं। और ये सब देखकर कोकोशिबो के अंदर जेलसी की फीलिंग आने लगती है। फिर कुछ दिनों बाद उनकी मॉम की डेथ हो जाती है। कोकोशिबो का ये बात योरिची आकर बताता है और वो ये भी बताता है कि वो इस घर को छोड़कर टेम्पल जा रहा है। वो कोकोशिबो को थैंक यू कहता है उस बांसुरी के लिए और फिर यहाँ से निकल जाता है। अगले दिन कोकोशिबो उसकी माँ की डायरी पढ़ता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसकी मॉम को एक बीमारी थी, जिससे उन्हें लेफ्ट साइड से चलने में मुश्किल होती थी। और जब कोकोशिबो ये पढ़ता है तो वो समझ जाता है कि योरिची को ये बात पहले से पता थी कि उनकी मॉम को बीमारी है। तभी योरिची हमेशा उसकी मॉम के लेफ्ट साइड से चिपका रहता था। और ये पढ़कर कि सिर्फ उसकी मॉम की बीमारी के बारे में सिर्फ योरिची को पता था, तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। उनके पिता टेम्पल में एक मैसेंजर भेजते हैं ताकि वो योरिची को वापस घर ला सके। पर मैसेंजर जब टेम्पल में जाकर योरिची के बारे में पूछता है तो वो बताते हैं कि वो यहाँ पर नहीं आया। कई महीने बीत जाते हैं। उनके पिता भी योरिची को ढूंढना बंद कर देते हैं। वो भी सोचते हैं कि शायद योरिची कहीं भाग गया होगा और वो काफी छोटा है, तो क्या फिर किसी किडनैपर या किसी डीमन ने उसे मार दिया होगा। ये सुनकर कोकोशिबो रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि योरिची से उसे नफरत होने लगी थी। 10 साल ऐसे ही बीत जाते हैं। कोकोशिबो बड़ा हो जाता है, उसने शादी कर ली थी और उसके बच्चे भी थे। वो एक समुराई भी बन गया था जो कि लोगों की मदद करता था डीमन से। पर एक दिन उसका सामना एक खतरनाक डीमन से हो जाता है जो उसके सारे साथियों को मार देता है और उसको भी मारने वाला था। पर तभी उसे बचाने वहाँ पर योरिची आ जाता है, जो उस डीमन को एक शॉट में ही खत्म कर देता है। योरिची आकर कोकोशिबो से माफी मांगता है कि वो यहाँ पर लेट आया, जिससे उसके साथियों की मौत हो गई। कोकोशिबो योरिची को जिंदा देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो सोचता है कि मैंने इतनी साल प्रैक्टिस की, पर अभी भी मैं योरिची से कितना कमजोर हूँ। कोकोशिबो भी योरिची जैसा बनना चाहता था, इसलिए वो अपनी फैमिली को छोड़कर योरिची के साथ डीमन स्लेयर कॉर्प को ज्वाइन कर लेता है। डीमन स्लेयर कॉर्प में जितने भी लोग थे, योरिची उन सबको अपनी टेक्निक को सिखाने की कोशिश करता है, पर उनमें से कोई भी बंदा उसकी टेक्निक को मैच नहीं कर पाता, इसलिए वो खुद की टेक्निक बनाने लगते हैं। इसके कुछ सालों बाद कई डीमन स्लेयर कॉर्प अपने डीमन स्लेयर मार्क को जागृत कर लेते हैं, पर धीरे धीरे सबको पता चलता है कि जिनके ऊपर ये डीमन स्लेयर मार्क आ जाता है वो 25 से पहले मर जाते हैं। और ये बात सुनकर कोकोशिबो को काफी दुख होता है। उसे लगने लगता है कि उसका कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि 25 साल की उम्र पर तो वो मर जाएगा। और उसी टाइम पर उसकी मुलाकात डीमन के किंग मुजान से होती है, जो उसे कहता है कि अगर तुम एक डीमन बन जाओगे तो तुम हमेशा जिंदा रहोगे और तुम अपनी ब्रीथिंग टेक्निक को भी मास्टर कर लोगे और तुमसे ताकतवर इस दुनिया में कोई भी नहीं होगा। कोकोशिबो भी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि उसे ना मरना था और उसे योरिची से भी ज्यादा ताकतवर होना था। वो सोचता है कि अगर मैं डीमन बन जाऊंगा तो मेरे अंदर डीमन की पावर भी होगी और मैं ब्रीथिंग टेक्निक भी जानता हूँ, तो मैं योरिची को आसानी से हरा दूंगा। पर जब उसका सामना योरिची से होता है, वो भी 80 साल की उम्र में, तो वो समझ जाता है कि वो योरिची को कभी भी नहीं हरा पाएगा। वो मरे हुए योरिची पर हमला करता है और उसे काट देता है। पर तभी कोकोशिबो को उसकी वही बांसुरी दिखती है जो छोटे में उसने योरिची को दी थी। यानी योरिची ने अभी
तक वो बांसुरी अपने साथ संभाल कर रखी थी। और ये देखकर कोकोशिवो की आंखों में से आंसू आने लगते हैं। कोकोशिवो कहता है, मुझे किसी भी इंसान का चेहरा याद नहीं, ना मेरे माता पिता, ना मेरे बीवी बच्चों का, पर योरिची तुम्हारा आवाज और चेहरा मुझे अभी तक याद है। मुझे सिर्फ तुम्हारे जैसा बनना था और मैं कुछ नहीं चाहता था, पर अब मैं क्या बन चुका हूँ। और ये सोचते सोचते उसकी पूरी बॉडी राख बनकर उड़ जाती है। एंड में हम यहाँ पर उन्हीं 2 बांसुरियों को भी देख सकते हैं जो उसने योरिची को दी थी। और ऐसी हैप्पी और सैड एंडिंग के साथ ये सीजन एंड हो जाता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।